दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप बीते एक साल से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते आए हैं और कई जगहों पर तो सफलता भी उन्हें मिली है। अच्छा ठीक है, ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर पाए, नोबेल पीस प्राइज उन्हें नहीं मिला, लेकिन फिर भी वेनेजुएला पर हमला करवाकर नोबेल मेडल तो अपने पास ले लिया। ईरान के ऊपर भी बमबारी कर दी, अपने दोस्त इजराइल को नरसंहार करने की फुल छूट देकर रखी है। नरेंद्र मोदी सरकार को सरेंडर करवाकर शानदार ट्रेड डील पर मंजूरी भी करवा ली। लेकिन अब फाइनली ऊंट पहाड़ के नीचे आता दिख रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की अपनी ही सुप्रीम कोर्ट ने जोर की थपेड़ लगाई और उसका सबसे प्यारा खिलौना, मेरा मतलब है उसका सबसे प्यारा हथियार उससे छीन लिया गया है। ट्रंप अब ऐसे रो रहा है जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता है उसके फेवरेट टॉय गन छिन जाने के बाद। दरअसल पिछले हफ्ते एक लैंडमार्क रूलिंग में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इलीगल बताते हुए उसे खारिज कर दिया। इस 6-3 मेजॉरिटी से आए फैसले को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पर्सनल, पॉलिटिकल और रेप्यूटेशनल लॉस की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इस फैसले में ट्रंप के खुद ही अपॉइंट किए गए 2 जजेस ने ट्रंप के कोर एजेंडा के खिलाफ वोट कर दिया है। एडिटर, बड़े बेशरम है यार वहां के जजेस, अपने पोपो के खिलाफ वोट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कोई कल्चर नहीं है अमेरिका में, श्रद्धा है ही नहीं। दरअसल ये मुद्दा ट्रंप और उसके कार्यकाल से ज्यादा बड़ा है। यह फैसला इस बात को क्लियर कर देता है संवैधानिक तौर पर कि यूएस प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है कि अपने मन से वो कितना टैरिफ लगा सकते हैं या घटा सकते हैं। इस फैसले को आने वाले प्रेसिडेंट्स को भी अब मानना पड़ेगा और कोर्ट के इस फैसले से पूरी दुनिया को भी एक संदेश गया है कि यूएस प्रेसिडेंट कितना भी शक्तिशाली हो, कितने भी न्यूक्लियर बम उसके पास हो, आखिरकार उसे अमेरिकन कानून और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। और अगर इस दायरे में वो ना रहे, चाहे वो जितने भी कामयाब हो, अगर दायरे में वो नहीं रहे, अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम नहीं करे, तो कोर्ट्स दखलंदाजी देने में पीछे नहीं हटेगी। इसे डेमोक्रेसी की भाषा में कहते हैं पॉलिसी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिविक्स की किताब में हमने भी पढ़ी है, जहां एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एक दूसरे के पावर पर निगरानी रखते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिससे कोई भी ब्रांच, कोई भी इंसान अपनी मनमर्जी करना शुरू ना कर दे। हमारे देश के संविधान में भी चेक्स एंड बैलेंसेस की रचना अच्छे से की गई थी, लेकिन हम उसे ओवर द इयर्स खोते आए हैं, तानाशाही की तरफ बढ़ते आए हैं। लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस का शानदार एग्जाम्पल हमें पिछले हफ्ते मिला यूएस सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि ट्रंप भी इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। इस वर्डिक्ट के आते ही इसके कुछ घंटों के अंदर अंदर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने ही देश के टॉप जजेस को प्रेस के सामने जलील करने के बाद ट्रंप ने दूसरे लॉस का सहारा लिया और एक नया ग्लोबल टैरिफ अनाउंस कर दिया, जिससे दुनिया का हर देश फिलहाल 15% टैरिफ देगा अमेरिका को। अब भारत के साथ इंटरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर सहमति बनाए अभी हमें 18 दिन भी नहीं हुए थे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ जाता है। अब इसी के साथ साथ भारत सरकार एक तरफ जहां ट्रंप के साथ नए सिरे से निगोशिएशंस करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अहम सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि जब कोर्ट्स का फैसला आने वाला था, यह कोई प्राइवेट मामला नहीं था, सबको मालूम था, तो आखिर मोदी सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए डील पर सहमति क्यों बना ली, और वो भी ऐसे शर्तों पर जो साफ साफ हमारे देश के पक्ष में नहीं था। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में डिटेल में समझेंगे अभी तक की ट्रंप और टैरिफ की कहानी और उसमें कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आखिर है क्या, अभी क्यों आया, अभी तक ट्रंप का इस पर रवैया क्या रहा है, रिएक्शन क्या रहा है, नए टैरिफ्स का मतलब क्या है, और इसके अलावा कहानी है एक इंडियन ओरिजिन लॉयर की जिसने कोर्ट में ट्रंप की अकड़ निकालने में एक अहम भूमिका निभाई है। और क्या अब हम नए सिरे से ट्रेड डील निगोशिएट कर पाएंगे, कुछ बराबरी दिखा पाएंगे अमेरिका के साथ, या फिर से जी हजूरी ही करते रह जाएंगे। अप्रैल 2025 लिबरेशन डे के नाम पर ट्रंप दुनिया के ज्यादातर देशों के खिलाफ एक रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर देते हैं। इस टैरिफ को लगाने के लिए वो एक स्पेसिफिक कानून का सहारा लेते हैं जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट या IEEPA। अब यह 1977 में कानून बनाया गया था। नेशनल इमरजेंसीज के वक्त यह यूएस प्रेसिडेंट को स्पेशल इकोनॉमिक पावर्स देता है, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हुए ट्रंप ने अपने आप को दुनिया का पॉपो दिखाने के लिए इस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन ट्रंप आखिर ये टैरिफ्स ला कैसे पाए?
क्या वॉर था उसको निपटने के लिए, कोई इंटरनल रिबेलियन चल रहा था उससे डील करने के लिए, या रिसेशन से निपटने के लिए? भाई इमरजेंसी क्या था? जवाब है इमरजेंसी तो था ही नहीं। ट्रंप ये टैरिफ सिर्फ और सिर्फ यूएस से बाकी देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए लगा रहे थे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी पावर्स का सहारा लिया था। और इसी फेक क्राइसिस का हवाला देकर उन्होंने इंडिया पर 26%, चाइना पर 34%, वियतनाम पर 46%, जापान पर 35% तक के टैरिफ्स थोप दिए। हालांकि मार्केट्स को फ्री फॉल में जाते देख उन्होंने कुछ हद तक पैर अपने वापस खींचे, टैरिफ्स को होल्ड पर रखा, लेकिन इन टैरिफ्स की तलवार के दम पर उन्होंने कई देशों के साथ अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करवा लिया। भारत भी इसी ट्रेड डील ट्रैप में लगभग फंस चुका है। लेकिन फिर आता है 20 फरवरी 2026, जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने भी बोला कि हमारे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ट्रंप अपने इमरजेंसी पावर्स का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आईईईपीए एक्ट में प्रेसिडेंट को नए और मनमानी टैरिफ्स लगाने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, तो ट्रंप्स के टैरिफ पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, मामला बहुत साफ है। अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने, जो कि खुद ही रिपब्लिकन पार्टी के अपॉइंटी है, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूएस के फाउंडिंग फादर्स ने सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नए टैक्सेस लगाने के पावर्स नहीं दी है। यह इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में नहीं दी गई है। टैरिफ्स भी एक तरीके का टैक्स ही होता है, जिसे बढ़ाने या घटाने की जो शक्ति होती है वो यूएस कांग्रेस यानी वहां की संसद पार्लियामेंट के पास है। जस्टिस रॉबर्ट्स के अलावा जस्टिस एमी बैरेट और जस्टिस नील गॉर्सच भी रिपब्लिकन पार्टी द्वारा ही अपॉइंट किए गए जजेस हैं। इनफैक्ट बैरेट और गॉर्सच को तो ट्रंप ने खुद ही अपॉइंट किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रंप के इस हथकंडे के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। लेकिन इस ट्रंप अपॉइंटेड जज नील गॉर्सच ने ही अपने वर्डिक्ट के साथ ट्रंप को भी खरी खोटी सुना दी। कहा कि डेमोक्रेसी में एक आदमी की मर्जी नहीं, पूरे पार्लियामेंट यानी संसद की सहमति आपको चाहिए। अगर हम किसी भी प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर देते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि ट्रंप चुपचाप तो ये सब सुनने वाले थे नहीं। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला डाला और अपने ही जजेस को भर भर कर गालियां बकना शुरू कर दी। उन्हें देश के दुश्मन तक बता दिया। When in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. नोटिस कीजिएगा, यह फॉर्मूला पूरे राइट विंग अथॉरिटेरियन रूलर्स में आपको मिलेगा दुनिया भर में। अगर मेरे खिलाफ तुम कुछ बोलोगे तो तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम देश के दुश्मन हो। खैर, अमेरिका में लोग ये सब नहीं मान रहे हैं। रिपब्लिकन्स भी इस बात से अब बहुत खफा हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने गालियां बकी है सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस के खिलाफ, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी अपने पार्टी में इस घटना और स्पीच के बाद और कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां देने के साथ साथ ट्रंप ने दूसरे लॉ के तहत नए टैरिफ्स भी तुरंत अनाउंस कर दिए। अब 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का सहारा लेते हुए ट्रंप ने पहले 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया। कुछ ही घंटों में याद आया, नहीं ये तो मैं 15% कर सकता हूं, तो 15% फिर उसे सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया। पूरी दुनिया पर अभी एक फ्लैट रेट 15% का टैरिफ लगा दिया गया है। इस पर कुछ देशों पर जैसे कि चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया के लिए तो टैरिफ्स फ्री में कम हो गए हैं। वहीं बाकी जो देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूके, चिली, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ यूएस के साथ निगोशिएट किया था, अमेरिका को ग्रेटेस्ट पापा ऑफ द वर्ल्ड बुलाया था, अब उनके लिए फिर से 15% की तलवार लटकने लगी है उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर। आपको बता दें कि ये 1974 का ये जो ट्रेड एक्ट का ये जो प्रावधान है, आज तक कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ट्रंप जिस कानून का सहारा ले रहे हैं उसमें बहुत ही क्लियर लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शन सेट किए गए हैं। तो कोर्ट में यह भी इशू जाएगा, इसका फैसला भी शायद कोर्ट में होने वाला है बहुत जल्द। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है लिमिट। सेक्शन 122 के तहत टैरिफ सिर्फ 15% तक ही लगाया जा सकता है, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। तो अब ट्रंप किसी भी देश पर मनमानी तरीके से कभी बोल दिया 50, कभी 100, कभी 200, ये टैरिफ नहीं थोप पाएंगे, ना ही लगाने की धमकी दे सकते हैं। अब मैक्सिमम लिमिट 15% ही हो सकती है, जो अपने आप में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ ये जो गुंडागर्दी थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। दूसरी लिमिट
यह टैरिफ सिर्फ 150 दिन यानी 5 महीने तक ही चल सकता है। उसके बाद कांग्रेस की मंजूरी आपको चाहिए, कांग्रेस की परमिशन आपको चाहिए। कांग्रेस में भले ही आज ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही हाउसेस को कंट्रोल करती है, लेकिन सारे रिपब्लिकन्स भी ट्रंप की ये मनमानियां ये सपोर्ट नहीं करती है, इस तरीके का टैरिफ वॉर सपोर्ट नहीं करती है। और इसी के साथ साथ भूल मत जाइएगा, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं अमेरिका में, तो कांग्रेस में जो पावर डायनामिक्स है वो शिफ्ट करने वाले हैं, जिसके बाद ट्रंप के लिए मुश्किलें और ही बढ़ने वाली है। इसीलिए कांग्रेस को मनाना ट्रंप के हाथ में नहीं है, भूल जाइए। तीसरा लिमिट, सेक्शन 122 कहता है कि इस प्रावधान को सिर्फ आप इंटरनेशनल पेमेंट्स क्राइसिस की स्थिति में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जब यूएस एक रियल ट्रेड क्राइसिस फेस कर रहा हो। अब लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट्स पहले से ही वार्न कर चुके हैं कि यह नया 15% जो टैरिफ लगाया गया है, यह प्रोविजन के जरिए कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि रियल क्राइसिस नहीं है इसको लगाने के लिए। खैर, ट्रेड एक्ट सेक्शन 122 के अलावा ट्रंप के पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे सेक्शन 232, जिसके तहत नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकते हैं। इस प्रोविजन को ऑलरेडी ट्रंप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ लग चुका है, लेकिन यह प्रोविजन भी हवा में लागू नहीं किया जा सकता। इस पर भी पहले इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सरकार को और एजेंसीज को रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोई रातों रात सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर अनाउंस नहीं कर सकता है कि कल से तुम्हारे ऊपर टैरिफ लग गया, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इसीलिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनेशनल डीलिंग्स है, या कह लीजिए दादागिरी है, उसकी कमर तोड़कर रख दी है। अब दुनिया के सारे देश समझ चुके हैं कि ट्रंप के पास उतना भी निगोशिएटिंग पावर नहीं है जितना अभी तक वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब उसका सबसे बड़ा लीवरेज जब खत्म हो चुका है, तो अब देश कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा, और भारत देश भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा अमेरिका के साथ, उस पर भी अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया को ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी से बचाने की जो जिम्मेदारी है, या एटलीस्ट जो क्रेडिट मिलता है, वो अमेरिकन डेमोक्रेसी के चेक्स एंड बैलेंसेस को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ एक बंदे की हो रही है, एक काबिल लॉयर की हो रही है, एक इंडियन ओरिजिन लॉयर नील कात्याल, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ इस लीगल बैटल को कोर्ट में लड़ा। आज इनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। शिकागो में जन्मे सन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के ही सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित कर दिए इस सन ऑफ एन इमिग्रेंट ने। अब कोई छोटी बात नहीं है ये दिखाता है कि जब एक सिस्टम पारदर्शिता से चलती है, ठीक से चलती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। शक्तिशाली लोगों को भी चेक किया जा सकता है। नील की कहानी एक टिपिकल इमिग्रेंट स्टोरी है जो आप अमेरिका में काफी सुनते आए हो। पापा इंजीनियर थे, मम्मी पीडियाट्रिशियन थी, दोनों अमेरिका में गए, खूब मेहनत की, बेटे ने भी पढ़ाई की डार्थमाउथ कॉलेज, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, ये लॉ स्कूल में पढ़ाई की। नील सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं थे, ये लॉ जर्नल के एडिटर भी थे, और वहीं से उनका रास्ता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद नील सीधा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस स्टीवन ब्रेयर के चेंबर में लॉ क्लर्क बन जाते हैं। फिर ओबामा सरकार में 2010 में एक्टिंग सोलिसिटर जनरल बनाया जाता है उन्हें। एज ए लॉयर नील अभी तक 50 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर चुके हैं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लॉयर फ्रेटर्निटी में यह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। अमेरिकन लॉयर मैगजीन ने इन्हें 2017 और 2023 में लिटिगेटर ऑफ द ईयर घोषित भी किया। फोर्ब्स के टॉप 200 लॉयर्स की लिस्ट में यह शामिल है 2024 और 2025 दोनों साल। नील के सबसे फेमस लीगल बैटल्स में से कुछ तो ट्रंप के खिलाफ ही हैं। 2017 के मुस्लिम देशों से लोगों के खिलाफ जारी किए गए ट्रैवल बैन वाले केस में भी नील ने आर्ग्यू किया था। फिर जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में भी डेरिक शॉविन के खिलाफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी थे नील। और 2019 में एक पूरी किताब इन्होंने लिखी है, इम्पीच द केस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो यारी दोस्ती तो काफी पुरानी लगती है। अब नो डाउट ट्रंप और फार राइट जो रिपब्लिकन्स हैं, वो इमिग्रेंट से इतनी नफरत करते हैं। जब से रिपब्लिकन सरकार में वापस आए हैं, यूएस में एक बार फिर से एंटी इमिग्रेंट हेट बढ़ रहा है। आइस के क्रैकडाउन इमिग्रेंट्स के खिलाफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन एकदम ऊपर चले गया है। और वहीं एक सेकेंड जनरेशन इंडियन इमिग्रेंट ने कोर्ट के अंदर, वो भी यूएस सुप्रीम कोर्ट में, ट्रंप को इतनी बड़ी हार दी है। अपने आप में ट्रंप के लिए यह किसी त्रासदी से कम नहीं है। खैर, जितनी हिम्मत नील कात्याल ने ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में दिखाई, काश उतनी ही हिम्मत हमारे सरकारी निगोशिएटर्स ने दिखाया होता जब ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको दिखाया मोदी सरकार ने कैसे धूमधाम के साथ इंडिया अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क का ऐलान किया, जिसमें यूएस के साथ टैरिफ 50% से घटकर 18% टैरिफ होने वाले थे।
लेकिन हमने अपने डिटेल्ड एपिसोड में आपको दिखाया, समझाया कि कैसे जिस डील को सरकार धुरंधर बोलकर बेचने की कोशिश कर रही है वो एक्चुअली सरेंडर डील है। हमने आपको बताया कि कैसे अमेरिका के प्रेशर में आकर रशिया से तेल खरीदना बंद, $500 बिलियन अमेरिका सामान खरीदने का वायदा चल रहा था, एग्री सेक्टर खोलने की बातें हो रही और अमेरिका से सामान आएगा जीरो टैरिफ पे, सारी चीजें यूएस के फेवर में। अभी इस डील को लेकर भारत में अब बातें तेज होने लगी हैं। ऑपोजिशन और सरकार की तू में शुरू हो चुकी है कि यह रूलिंग अब आ गया। अब जिसके बाद सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर है। जो पीयूष गोयल पिछले हफ्ते लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे थे, अब बिल्कुल चुप हो गए हैं इस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद। उधर भारत का जो डेलीगेशन ट्रेड डील पर जो लॉक करने के लिए यूएस जाने वाला था, अब उसे रोक दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अब आने वाले टाइम पर निगोशिएशंस को फिर से नई सिरे से शुरू करवाया जाएगा। वैसे सही किया कि अभी हमारे निगोशिएटर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे धुरंधार निगोशिएटर्स बीते इतने महीने लगाकर किया क्या उन्होंने, जो टैरिफ 3% था वो 26 हुआ, फिर 50 हुआ और अब गिरकर 18% टैरिफ पर हम वापस आ गए थे, इतना कुछ खोने के बाद। और अब जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के सामने यह टैरिफ का मामला आया तो वो 15% हो गए, यानी हमारी सरकार से बेटर डील दिलवा दी यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। फिर तो अच्छा ही है ना कि पीयूष गोयल के सबसे काबिल निगोशिएटर्स इस प्रोसेस से अभी दूर ही हैं, क्योंकि यह सरकार ना सिर्फ हमारे लिए एक खराब डील लेकर आई थी, बल्कि देश की सॉवरेनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था। सबसे पहले तो नेट टैरिफ रेट पिछले साल के 3% की जगह 18% पर हम मान भी गए। फिर यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 करने की बात पर भी हम मान गए, मतलब वो हमसे 18% टैरिफ लगाएंगे और हम उन पर 0%। अमेरिका से $500 बिलियन सामान खरीदने का इरादा भी दिखा दिया 5 सालों में। अभी 50 बिलियन का सामान खरीदते हैं हम। इतना ही नहीं, हमने यूएस को यह भी कमिट किया कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि अमेरिका कौन होता है हमें यह बताने वाला कि हम तेल कहां से खरीदे और कहां से ना खरीदे। इस पर सरकार ने अभी तक अपना पोजीशन तक नहीं क्लियर किया, हालात इतने खराब हो चुके। और अब सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलने का जो वायदा किया गया था, क्या इस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कम से कम प्रोटेक्ट कर पाएंगे या वहां फिर से नरेंद्र सरेंडर होगा? एक और सवाल जो अब जोर शोर से उठाया जा रहा है, हमने इस डील को साइन करने में कुछ कहीं ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर दी थी? अगर हम सिर्फ 18 दिन और रुक जाते तो हमें ना तो रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ता, ना टैरिफ 0 करना पड़ता, ना एग्री सेक्टर खोलना पड़ता और अपने आप 15% टैरिफ हो जाते। और आपको बता दें कि हम किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात यहां नहीं कर रहे हैं। अभी अभी ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा स्टेट विजिट पर भारत आए हैं। अमेरिका के सामने कैसे डटकर खड़ा रहना है, डिसिल्वा ने हमें ठीक से एग्जाम्पल देके सिखाया था। भारत की तरह ट्रंप ने ब्राजील को भी 50% टैरिफ से डराने की कोशिश की थी, लेकिन ब्राजील नहीं डरता है। ब्राजील ने ट्रंप के साथ कोई डील पर हस्ताक्षर नहीं किए, कोई सहमति नहीं बनाई, ब्राजील ने जल्दबाजी नहीं की, ब्राजील रुका रहा, कुछ मांगा नहीं, कुछ दिया नहीं, बस सही समय का इंतजार किया। और आज ब्राजील बिना किसी कंसेशन दिए, बिना $500 के कमिटमेंट दिए, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर खोले वही 15% टैरिफ पर आ गया है। ऐसा नहीं है कि भारत के निगोशिएटर्स को पता नहीं था कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ मामला कोर्ट में है, सबको पता था। इनफैक्ट इस केस में आर्ग्यूमेंट्स तो नवंबर में ही क्लोज हो गए थे, बस वर्डिक्ट फरवरी में आने वाला था, उसका अंदेशा सबको था। तो फिर भारत ने इस डील में इतने सारे जो कमिटमेंट्स किए वो क्यों किए? क्यों आखिर 2 फरवरी को मोदी ने ट्रंप को इस डील के सिलसिले में फोन कॉल भी लगाया, कहा कि अरे कर दो ना डील? और उससे भी बड़ा सवाल अभी यह है कि अब जब हमें पता चल गया है कि ट्रंप की लीवरेज खत्म हो चुकी है, तो अब हम इस पर क्या करने वाले हैं? क्या हम ट्रंप को एक नए सिरे से डील रीसाइन करने पर मजबूर कर पाएंगे? अगर हां तो कब तक, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या अमेरिका के पास भारत सरकार के खिलाफ कोई और लीवरेज है? क्या एप्स्टीन फाइल में खुलासों में या फिर अदानी ग्रुप के केस के मामले में मोदी सरकार का कोई ना कोई एक ऐसा पोल है जो ट्रंप खोल सकता है? यह तो अब आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। लेकिन अगर जनता कठिन सवाल उठाएगी, कठिन सवाल पूछेगी, तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो विपक्ष की तरह हम सब नंगे बहुत जल्दी होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को अपनी गिरबां में झांक कर देखना होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस आखिर चल कैसे रहा है।
सोनम वांगचुक के केस में बड़ी शर्म आती है देखकर कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिड़गिड़ा रही है हमारे सरकार के सामने कि देख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, देखिए उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, अगर आपकी कुछ दया दृष्टि हो जाए तो मामला ठीक है। अरे केस है तो फांसी पर लटकाओ सोनम वांगचुक को, लेकिन अगर केस नहीं है तो बेल देने में इतना कतरा क्यों रहे हो भाई? या फिर अगर केस है तो बताओ क्या सबूत है उसके खिलाफ? तो किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस काम करता है ये हमने अमेरिका में देखा। आशा करता हूं कि हम अपना डील रीनिगोशिएट कर पाए, जो सरेंडर डॉक्यूमेंट है उसको फाड़कर फेंक पाए, और बी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो भी देखे कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति कितनी है, उसका थोड़ा सही प्रयोग किया जाए।